हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का चैप्टर नंबर 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे बिहार के कृषि और बिहार के वन संपदा के बारे में। तो देखिए, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% आबादी खेती पर निर्भर करती है, यानी कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ 4 फसलें भदाई, अगहनी, रबी एवं गर्मा फसलें उगाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं भदाई फसलों के बारे में। इसकी शुरुआत मई जून के महीना में होता है और अगस्त सितंबर में इन फसलों की कटाई कर ली जाती है। भदाई फसलों में प्रमुख देखिए कौन कौन से हैं। धान है, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, मक्का। इसके अतिरिक्त जूट और सब्जी की खेती इस समय की जाती है। अब हम देखेंगे अगहनी फसलों के बारे में। यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। यह फसल मध्य में जून से अगस्त तक लगाई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसमें धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना इस फसल की प्रमुख पैदावार है। रबी फसल में देखते हैं अब हम लोग। जिस फसल को अक्टूबर नवंबर के मध्य में लगाया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? रबी फसल कहेंगे। या फिर ऐसे भी देखिए, अब ठंड के मौसम में लगाया जाता है और गर्मी में काट लिया जाता है, जैसे गेहूँ, जौ, दलहन और तिलहन। देखिए यहाँ पर दलहन में क्या हो जाएगा? मसूर, खेसारी, फिर इसके बाद आपको हो जाएगा चना। ये सब क्या है? रबी फसलों में से आता है। तिलहन में आ जाएगा सरसों, तीसी, ये सब तिलहन में आएगा और रबी फसल में आएगा ये। अब हम लोग देखेंगे गर्मा फसलों के बारे में। इस फसल को गर्मी के मौसम में उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था होती है, यानी कि सिंचाई का जहाँ अच्छा व्यवस्था होता है, या फिर निम्न भूमि में जहाँ स्थानीय जल स्रोत से मिट्टी गीली रहती है, यानी कि जहाँ पर मिट्टी में नमी रहता है उनको सिंचाई की व्यवस्था की जरूरत ना पड़े। फसल में गर्मा धान, ग्रीष्मकालीन सब्जियां उगाई जाती है गर्मा फसलों में। अब हम लोग देखेंगे खदान फसलें। तो देखिए खदान फसलों में धान। तो देखिए धान बिहार की महत्वपूर्ण खदान फसलों में से एक है। इसकी खेती राज्य के सभी भागों में किया जाता है। धान का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद में और पहले स्थान पर पश्चिमी चंपारण, जबकि रोहतास और औरंगाबाद में क्रमशः द्वितीय और तीसरे स्थान पर किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे गेहूं के बारे में। तो देखिए खदान फसलों में धान के बाद गेहूं दूसरा महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं को उत्पादन में रोहतास जिला का प्रथम स्थान है। अब हम लोग देखते हैं मक्का। तो मक्का यह बिहार का तीसरा सबसे प्रमुख खदान फसल है। यह भदाई, अगहनी, रबी एवं गर्मा चारों फसलों में पैदा होता है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन खगड़िया जिला में होता है। दूसरा और तीसरा स्थान पर क्रमशः समस्तीपुर और बेगूसराय है। अब हम लोग देखते हैं मोटे अनाज के बारे में। तो मोटे अनाजों में मड़ुआ होता है, यहाँ महुआ लिखा गया है। क्या होता है? मड़ुआ, जिसको हम लोग रागी भी बोलते हैं। मिलेट, ज्वार और बाजरा को शामिल किया जाता है। प्रथम स्थान पर मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला आता है और दूसरे स्थान पर किशनगंज आता है। अब हम लोग देखेंगे तिलहन के बारे में। जैसे ऐसे फसल जिससे तेल निकाला जाता हो उसे तिलहन फसल बोलते हैं। जैसे राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, कुसुम, रेड़ी, तिल, मूंगफली मुख्य रूप से तिलहन फसलें हैं। तिलहन फसलों के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा जिला आता है? तो चंपारण जिला आता, पश्चिमी चंपारण। अब हम लोग देखेंगे दलहन फसलें। वैसा फसल जिससे दाल बनाया जाता हो। तो बिहार में दलहन फसलों में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द, कुर्थी प्रमुख है। चना, मसूर, खेसारी, मटर ये सब क्या है? रबी फसलें हैं, यानी कि रबी के दलहन फसलों में से एक है। तथा अरहर और मूंग क्या है? खरीफ फसलों में से आते हैं। दलहन उत्पादन में पटना का प्रथम स्थान है। औरंगाबाद और कैमूर दूसरा और तीसरा स्थान पर हैं।
अब हम लोग देखेंगे गन्ना के बारे में, जिसको हम लोग केतारी या फिर ईख भी बोलते हैं। हमारे राज्य में गन्ना की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां तो विद्यमान है, फिर भी यहाँ गन्ना का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है। यहाँ के उत्तरी पश्चिमी भाग में इसकी खेती प्रमुखता से होती है। गन्ना उत्पादन में पश्चिम चंपारण पहले स्थान पर, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः गोपालगंज और पूर्वी चंपारण है। अब हम लोग देखेंगे जूट के बारे में। जूट का उत्पादन बिहार के पूर्वी उत्तर पूर्वी जिलों में होता है, क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और जूट का खेती वहीं होगा जहाँ ज़्यादा वर्षा होता है, जो जूट के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। संपूर्ण देश का 8% जूट का उत्पादन बिहार में होता है और पश्चिम बंगाल और असम के बाद बिहार का तीसरा स्थान है जूट उत्पादन में। अब हम लोग देखते हैं तंबाकू की खेती। तंबाकू उत्पादन में बिहार भारत का 6ठा स्थान रखता है। इसकी खेती के लिए गंगा का दियारा क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। सब्जियां, फल एवं मसाले। अब सब्जी, फल और मसाले के बारे में हम लोग देखते हैं। बिहार में सब्जियों के अंतर्गत आलू, प्याज, भिंडी, परोर, लौकी, पालक, लाल साग, लुबिया, फूल गोभी, पटाल, पत्ता गोभी आदि की खेती की जाती है। इनमें से आलू सबसे प्रमुख सब्जी का फसल ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ भी है। इसकी खेती बिहार के लगभग हर जिलों में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए मिर्च में। अब इसमें मसाले के बारे में भी देखना है। मिर्च की खेती दियारा क्षेत्र के गंगा के दोनों किनारे पर बड़े पैमाने पर की जाती है। बिहार में अन्य मसाले जैसे हल्दी, धनिया, अदरक, सौंफ, लहसुन की खेती की जाती है। अब देखिए मौसमी फलों में आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता, सिंघाड़ा एवं मखाने बिहार में उत्पादन किए जाते हैं। आम के लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा जिले प्रसिद्ध हैं और लीची के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली को ख्याति प्राप्त, यानी कि वहाँ का वैशाली का और मुजफ्फरपुर का लीची पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब देखते हैं कृषि की समस्याएं। बिहार में 90% आबादी देहातों में रहती है, यानी गाँव में रहती है और 80% जनसंख्या खेती पर आश्रित है। बिहार में कृषि निम्नलिखित समस्याओं से जूझ रहा है। पहला, मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव होता है। साथ ही वर्षा से लगातार रासायनिक खादों का उपयोग से मिट्टी का जो उत्पादक क्षमता उसको खत्म होते जा रहा है, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है। अब हम लोग देखेंगे घटिया बीजों का उपयोग। उच्च कोटि के बीजों का उपयोग नहीं होने के कारण प्रति एकड़ उपज अन्य राज्यों की अपेक्षा कम होता है। खेतों का छोटा आकार का होना। हमारे राज्य में खेतों का आकार छोटा होने के कारण वैज्ञानिक खेती संभव नहीं हो पाती है। अब चौथा नंबर पर है किसानों में रूढ़िवादिता, यानी कि यहाँ के किसान पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से नहीं करते हैं। यहाँ के किसान परिश्रम पर कम और रूढ़िवादिता पर ज़्यादा भरोसा रखते भी हैं। सिंचाई की समस्या। यहाँ की खेती मानसून पर निर्भर है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, यानी कि जब अच्छा बारिश होगा तो खेती अच्छा होगा, नहीं होगा तो नहीं खेती अच्छा होगा। अब देखिए बाढ़ की समस्या। तो देखिए बिहार में ज़्यादातर नदियाँ विनाशकारी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष यहाँ बाढ़ की समस्याओं से किसान परेशान रहते हैं। अब देखिए जल संसाधन। अब देखिए बिहार में जल का भंडार है जो 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। धरातलीय जल, इनमें नदियाँ, जलाशय, तालाब आते हैं, यानी अब देखिए दूसरा भूमिगत जल, इसमें कुआं, झरने, नलकूप, हैंडपंप आदि आते हैं। बिहार में 95% से अधिक जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में होता है। यहाँ मानसून से वर्षा की अवधि मात्र 4 महीने की होती है, यानी कि यहाँ वर्षा के मौसम में ही मानसून से बारिश होता है। बिहार में सिंचाई के लिए नहर प्रमुख साधन है। यहाँ कुल सिंचित भूमि का 40.63% भूमि पर सिंचाई नहरों के द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे आज़ादी से पहले की नहर, यानी कि स्वतंत्रता से पहले की नहरें। तो सोन नहर, यह सिंचाई परियोजना का एक भाग है। यह बिहार का पहला आधुनिक नहर है। इसे सन 1874 में डिहरी में सोन नदी पर निर्मित किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा।
इससे 2 नहरें निकाली गई, एक सारण नहर। गोपालगंज प्रखंड में 1880 में इस नहर का निर्माण किया गया था। सारण नहर का निर्माण कब? 1880 में। अब एक आया त्रिवेणी नहर। इस नहर का निर्माण 1903 में पश्चिमी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी त्रिवेणी नामक स्थान के निकट हुआ। इसकी कुल लंबाई 1094 किलोमीटर है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे आज़ादी के पहले की नहर, अब हम पढ़ेंगे आज़ादी के बाद वाले नहरों के बारे में। कोसी नहर। कोसी नदी पर भारत नेपाल सीमा पर हनुमान नगर के पास बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई। एक पूर्वी कोसी किनारे पर पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर की लंबाई 44 किलोमीटर है तथा पश्चिमी कोसी नहर की लंबाई 115 किलोमीटर है। अब हम लोग देखेंगे गंडक नहर के बारे में। गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान से 85 किलोमीटर दक्षिण वाल्मीकि नगर के पास 743 किलोमीटर लंबा और 760 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। 743 किलोमीटर लंबा नहर बनाया गया है और यहाँ पर 760 मीटर ऊंचा। इस बांध से पश्चिम की ओर तिरहुर और पूरब की ओर सारण नहर निकाली गई है। 700 मीटर ऊंचा नहीं है, 760 मीटर चौड़ा लंबा बांध है, ऊंचा नहीं है, लंबा बांध है ये। अब देखिए, नलकूप सिंचाई के लिए नहर के बाद दूसरा सबसे प्रमुख साधन है कुआं। बिहार में कुएं का उपयोग प्राचीन काल से होते आ रहा है, लेकिन अब इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होते गया है। इसके जगह क्या लेना है कि बोरवेल लेना लगा है, जैसे बोरिंग। इसके जगह अब पंप सेट का प्रयोग होने लगा है। कुआं से सिंचाई का काम बिहार में मात्र 2% होता है। अब आगे हम देखते हैं तालाब के बारे में। भारत में 9% कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई तालाबों के द्वारा किया जाता है, जबकि बिहार में मात्र 2.1% ही भूमि पर सिंचाई तालाबों के द्वारा किया जाता है। तालाबों द्वारा सिंचाई में मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर है तथा दूसरा स्थान पर नालंदा जिला है। बिहार में सिंचाई के लिए अन्य साधन जैसे झील, पोखर, पाइन, आहर, कृत्रिम झील, ढेकू और मोट आदि है। अब हम लोग देखते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो बिहार में बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया गया है, जिसमें है जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, मछली पालन, पेयजल, औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन एवं यातायात के विकास हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई योजनाएं बनाई गई है, जिसमें से 3 प्रमुख योजनाएं हैं। अब देखिए, 3 प्रमुख योजनाओं में से सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। और अन्य परियोजनाएं देखते हैं। तो अन्य परियोजना में दुर्गावती जलाशय परियोजना, चंदन बहुआ परियोजना, बागमती परियोजना और बरनार जलाशय परियोजना है। अब हम लोग देखते हैं सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका विकास अंग्रेजी सरकार ने 1874 में सिंचाई के लिए किया था। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। अब हम आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर गंडक नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो देखिए, गंडक नदी घाटी परियोजना में यह उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है, जो कि भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू किया गया है। इस परियोजना से बिजली, सिंचाई और जल की आपूर्ति नेपाल को भी की जाती है। इस परियोजना से भैंसा लोटन स्थान पर एक बांध बना करके जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसे 2 नहरें निकलती है। प्रथम पश्चिम नहर द्वारा गोपालगंज, सारण और सिवान में लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है और पूर्वी नहर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर नगर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिलों की लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है।
अब हम देखेंगे कोसी नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना की परिकल्पना 1896 में किया गया था, किंतु वास्तविक रूप से 1955 में कार्य प्रारंभ हुआ। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदी के बदलते मार्ग को रोकना। कभी कभी क्या होता है ना कि बाढ़ आता तो लोग नदी मिट्टी कटाव करके दूसरे जगह बढ़ने लगता है अपना स्थान को छोड़ करके। उपजाऊ मिट्टी की बर्बादी पर नियंत्रण, भयानक बाढ़ से क्षति को रोकना और जल से सिंचाई का विकास, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य यानी मछली पालन, नौकारोहण, पर्यावरण पर नियंत्रण आदि। अब हम देखेंगे वन संसाधन के बारे में। बिहार विभाजन के बाद अधिकतर वन क्षेत्र झारखंड राज्य में चला गया। वर्तमान में बिहार में मात्र 7.68% ही क्षेत्रफल वन है। बिहार में कुल 6,374 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन क्षेत्र है। अब मात्र 76 वर्ग किलोमीटर में ही अति सघन वन है, यानी कि बहुत ज़्यादा सघन वन है, घना वन है। अब देखिए वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। तो बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 6.87% भाग पर ही वन आच्छादित है। और देखिए एक और वन संपदा आप पढ़ाए होंगे, उसमें कितना दिया था, 7.1% था दिया हुआ वन है। तो इसमें आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा आप 7.1 ही मारिएगा। जबकि राष्ट्रीय नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। बिहार में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए प्राचीन काल से कई रीति रिवाज प्रचलन है। कई धार्मिक अनुष्ठानों में वृक्षों के नीचे किए जाते हैं। यहाँ परंपरा के अनुसार परंपरागत रूप से बट, पीपल, आंवला और तुलसी के पेड़ों का पूजा किया जाता है। यहाँ चींटी से लेकर के सांप जैसे विषैले जंतु को भी भोजन दिया जाता है। पक्षियों को दाना देने की परंपरा है और साथ ही राष्ट्रीय राज्य स्तर पर वन प्राणियों का संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिहार में 14 अभयारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, बेगूसराय का कांवर झील, दरभंगा का केशेश्वर स्थान वन्य जीवों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की वन, पर्यावरण तथा जल संसाधन विकास विभाग प्रमुख है। इसके अलावा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही है। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। देखिए बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त सभी भौगोलिक दशाएं मौजूद हैं। यहाँ गंगा के उत्तर तथा दक्षिण दोनों भागों में पर्याप्त जलोढ़ मिट्टी उपलब्ध है। पानी के लिए मानसून की वर्षा नहीं होने पर सिंचाई के लिए विकसित किए गए हैं नहर। यहाँ पर वर्षा नहीं होने पर सिंचाई के लिए नहर विकसित किए गए हैं। वर्षा और सिंचाई के बल पर यहाँ 3 प्रकार के फसलें उगाए जाते हैं, खरीफ, अगहनी तथा गर्मा। यहाँ का तापमान धान उपज के लिए उपयुक्त रहता है। वैसे धान तो पूरे बिहार में उपजता है, लेकिन इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद। पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर आता है और रोहतास और औरंगाबाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है। अब आगे का प्रश्न है, बिहार में दलहन के उत्पादन के लिए एवं वितरण के लिए संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। बिहार में सभी दलहनी फसलें उगाई जाती है। दलहनी फसलों में बिहार में अरहर, चना काफ़ी पसंद किए जाते हैं, अतः ये उपजाए भी अधिक जाते हैं। इसके बाद मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, उड़द का स्थान है। ये सभी फसलें पूरे बिहार में उपजाए जाते हैं, लेकिन पहले स्थान पर पटना, दूसरे स्थान पर औरंगाबाद और तीसरे स्थान पर कैमूर है, जहाँ पर दलहन ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। 2006 और 7 के आंकड़े के अनुसार रबी दलहनों की उपज 372,000 मीट्रिक टन हुई, वहीं खरीफ दलहनों का उपज 74,000 मीट्रिक टन हुई। ये क्रमशः 519.6 हज़ार हेक्टेयर तथा 87.26 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर बोए गए हैं। ऊपर लिखे 3 जिलों में के अतिरिक्त
सभी जिलों में कोई ना कोई दलहनी फसलें उगा सकते हैं। जैसे कि पटना, कैमूर, ये सब जिलों को छोड़ करके और जिलों में भी दलहनी फसलें उगाई जाती है। अब देखिए, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 80% आबादी कृषि से जीविका प्राप्त करती है। यहाँ खाद्य, दलहन, तेलहन और व्यावसायिक कृषि आदि सभी प्रकार की फसलें होती हैं। व्यापारिक फसलों में गन्ना, जूट, तंबाकू, फल, मिर्च, जीरा, धनिया और हल्दी जैसी फसलें भी उगाई जाते हैं। फलों में आम, लीची, केला प्रमुखता से जहाँ तहाँ अमरूद की भी खेती की जाती है। यदि कृषि ना हो तो बिहार के लोग भूखे मर जाएंगे। अतः यह स्पष्ट है कि बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यहाँ पर कृषि के छोड़ करके ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्री तो है नहीं, तो सबको खेती पर ही निर्भर है। अब देखिए, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य को लिखें। देखिए, नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: बिजली उत्पादन करना और बाढ़ के रोकथाम के साथ मनोरंजन स्थलों का विकास करना। तीसरा है सिंचाई का व्यवस्था करना तथा मछली पालन करना। चौथा है नहरों से सिंचाई होती है और ये यातायात के भी साधन हैं। और पाँचवा है बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखें। तो देखिए, बिहार में नहरों के विकास की समस्याएं ऐसी है जिनको चाहकर भी दूर नहीं किया जा सकता है। केवल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के पश्चिमी जिलों ही ऐसे हैं जहाँ की ज़मीन समतल और मुलायम है। शेष सभी ज़मीन ऊबड़ खाबड़ और असमतल और पथरीली है, जहाँ नहर नहीं खोदी जा सकती। और जहाँ नहर खोदी गई वहाँ की समस्या है कि नहर से जल रिस कर दोनों ओर की ज़मीन को जलमग्न होकर के बेकार कर देती है। और एक समस्या और है कि नहरों में गाद जम जाना, जिसकी सफाई आवश्यक होती है। सफाई करने वाले ठेकेदार कुछ ऐसे ढंग अपनाते हैं जिससे कि नहरों की सफाई के बदले उसकी दुर्गति हो जाती है, यानी कि घोटाला कर देते हैं नहरों की सफाई में ठेकेदार लोग। अब सवाल है कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों है। तो बिहार के उन भागों में सिंचाई की आवश्यकता है जहाँ वर्षा कम होती है और वह मानसून की ऋतु में 4 महीने ही होती है, किंतु वर्षा कभी कभी ही हो पाती है। कहीं कम होती है तो कहीं पर्याप्त और कहीं अधिक होती है, अर्थात समान रूप से सभी जगह बारिश नहीं होती है। उन भागों में सिंचाई की आवश्यकता रहती है। अब देखिए, बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण दें। तो बिहार वनों का अभाव का 4 कारण निम्नलिखित हैं। बिहार से झारखंड अलग हो जाने के बाद जो बच गए उनका संरक्षण पर ध्यान नहीं देना। जनसंख्या के लिए, अन्न उत्पादन के लिए जमीन हेतु वनों की कटाई करना। सड़क के चौड़ीकरण तथा रिहाइश यानी बड़े बड़े मकान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करना। अब आगे का सवाल है, शुष्क पतझड़ वन की चर्चा कीजिए। शुष्क पतझड़ का मौसम आते ही अपने पत्ते गिरा देते हैं। जो शुष्क पतझड़ वन है उसमें ऐसे पेड़ होते हैं जो कि पतझड़ का मौसम आते ही अपने पत्ते को गिरा देते हैं, अब पूर्ण रूप से नग्न दिखाई देते हैं, किंतु बसंत आते ही नए पत्ते निकल आते हैं और पेड़ हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। बिहार के पूर्वी और मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिण पश्चिम भाग में इस प्रकार के वन मिलते हैं। खास करके कैमूर तथा रोहतास जिले में शुक्ल का विस्तार है। ऐसे मुख्य वृक्ष हैं जैसे पलास, शीशम, नीम, खैर, हरे, बहेड़ा, महुआ। ये सब के पत्ते जो है ना सो पतझड़ का मौसम में गिर जाता है और फिर बसंत ऋतु में फिर पत्ते आ जाते हैं। अब सवाल है, बिहार के ऐसे जिलों का नाम लिखिए जिन जिलों में वन विस्तार 1% से भी कम है। तो देखिए, इनमें निम्नलिखित जिले हैं जैसे सिवान, सारण, बक्सर। ये सारण थोड़ा सा गलत लिखा गया, शर्मा हो गया है, सारण, ठीक। पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय,
मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा इत्यादि। बिहार में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की संख्या बताएं और 2 अभयारण्यों की चर्चा करें। बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पटना में स्थित है, जिसका नाम है राजीव गांधी जैविक उद्यान। बिहार में अभयारण्यों की संख्या 14 है। इनमें 2 गिद्ध अभयारण्य है। पहला है वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, और दूसरा कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा। वाल्मीकि नगर बाघ अभयारण्य में बाघों की रक्षा की जाती है। उनके शिकार को पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इसके अलावा वन में हिरन, नीलगाय आदि भी हैं। इसके शिकार पर रोक लगाया गया है। कुशेश्वर स्थान वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीवों के अलावा पक्षियों को बचाने का प्रयास चल रहे हैं। यहाँ एक झील है जहाँ हिमालय के उत्तर से पक्षी तब आते हैं जब भीषण ठंडा पड़ने लगता है। जब तक यहाँ रहता है जब तापमान उनके अनुकूल रहता है। ठीक, ये सभी पक्षी रूस के साइबेरिया से आते हैं और यहाँ से तक रहते हैं जब तक उनका अनुकूल तापमान रहता है। और यहाँ पर गर्मी का मौसम में जब तापमान बढ़ने लगता है तो वे फिर अपने नियमित स्थान पर वापस या मूल स्थान पर वापस लौट जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बिहार में कृषि की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो बिहार की 80% जनसंख्या खेती पर निर्भर है, अपना जीवन यापन करती है, और 90% लोग गांव में रहते हैं। इन बातों के बावजूद अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है। बिहार राज्य अनेक कृषि समस्याओं से जूझ रहा है। वे समस्याएं निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला समस्या है मिट्टी क्षरण की अधिकता तथा गुणवत्ता में कमी। क्या होता है कि मिट्टी वर्षा के कारण उपजाऊ मिट्टी खुद कट कर बह जाती है और बाद में प्रति वर्ष हजार एकड़ उपजाऊ मिट्टी कट कर के नदी के गर्भ में चली जाती है। और रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से क्या हो रहा है, मिट्टी अनउपजाऊ हो रही है, अनउर्वरक हो जा रही है। अंततः उनको प्रतिशत उपयोग होने लगा, यानी कि उस पर अच्छे फसलें नहीं होती है। अब देखिए, घटिया बीजों का उपयोग। अपनी गरीबी के कारण यहाँ के किसान उन्नत किस्म के बीज नहीं खरीद सकते हैं, कारण वर्ष की उपज का बीज ही उपयोग करते हैं, जिससे प्रति एकड़ कम उपज होता है, यानी कि अच्छा किस्म का बीज का उपयोग नहीं करते हैं। और इसके कारण गत वर्ष जो पिछले साल उगाए थे बीज, वही घरेलू बीजों का उपयोग करते हैं। अब देखिए, खेतों के आकार में छोटा होना। देखिए, पुष्ट दर पुष्ट खेतों का बंटवारा होते होते खेत इतने आकार में छोटे हो जाते हैं कि उसमें ट्रैक्टर या फिर हल घुमाना भी बहुत कठिन होता है। इस कारण कृषि में यंत्रों का उपयोग नहीं कर पाते, इससे उपज बहुत कम होता है। अब देखिए, क्या है कि बिहार की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ज़मीन तो उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा, तो ज़मीन का बंटवारा होते जा रहा है, खेतों का आकार छोटा होते जा रहा है। अब चौथा समस्या क्या है कि किसानों में जड़ जमा चुकी रूढ़िवादिता। बिहार के किसान भाग्य का अधिक सहारा लेते हैं और परिश्रम कम करते हुए सोचते हैं कि ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। यह पारंपरिक है और ये वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं करते हैं। अब सिंचाई की समस्या। देखिए, राज्य के कुछ ही भागों में नहरों की व्यवस्था है, शेष भाग में किसान मानसून के भरोसे कृषि करते हैं। अब मानसून इधर लगातार धोखे देते रहता है, कभी समय से पहले तो कभी समय के बाद, तो कभी वह आता ही नहीं है। इस कारण किसानों को सूखे का सामना करना पड़ता है। अब एक समस्या है 6 नंबर पर बाढ़ है। कभी कभी बाढ़ से तबाही मच जाती है और नेपाल में अधिक वर्षा हुई तो वहाँ का पानी बिहार पहुंचकर तबाही मचा देता है। लगी लगाई फसल दह बह जाती है और यह मामला विदेश से जुड़ा होने के कारण बिहार सरकार चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती है। अब देखिए, बिहार में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, किसी एक फसल के उत्पादन की व्याख्या करें। देखिए, बिहार में 4 तरह की फसलें लगाई जाती है। वे है भदई यानी खरीफ,
अगहनी जायद और रबी तथा गर्मा फसलें। उपयुक्त फसलों में रबी फसल को प्रमुख माना जाता है। रबी फसल में गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मूंग, उड़द, अरहर, गन्ना आदि की प्रमुखता है। इनमें अरहर और गन्ना को भदाई फसलों के साथ ही बोया जाता है, किंतु काटे जाते हैं रबी फसलों के साथ। इसका तात्पर्य है कि अरहर और गन्ना लगभग 1 वर्ष का समय ले लेता है उगने में। फिर भी इन सभी फसलों में गेहूं को प्रमुख माना जाता है। कारण है कि खदान में गेहूं का महत्व थोड़ा भी कम नहीं है। गेहूं को अधिक पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। 2 या 3 बार हल्की सिंचाई में भी गेहूं के लिए पर्याप्त होता है। इस कारण ज़मीन का छोटा से छोटा टुकड़ा भी बेकार नहीं रह पाता है। गेहूं प्रायः अकेले नहीं बोया जाता है। गेहूं के साथ सरसों अवश्य छींट दिया जाता है और खेतों के चारों ओर तीसी भी लगाया जाता है। बिहार में अदर जगह तो ऐसा नहीं होता है, ये खास करके बिहार में इस तरह, क्योंकि बिहार में खेत कम है और लोग चाहते हैं कि कम से कम खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उगा दिया जाए। अब देखिए, गेहूं कटने से पहले ही यहाँ पर सरसों तैयार हो जाता है और उसे उखाड़ लिया जाता है। तीसी और गेहूं को साथ काटी जाती है। गेहूं की बुआई नवंबर से दिसंबर तक पूरी हो जाती है तथा मार्च से अप्रैल तक कटाई समाप्त हो जाती है। 2006 से 7 में कुल 20.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं बोया गया था और 43 लाख टन कुल गेहूं की उपज हुई। यदि पूरे बिहार स्तर पर देखा जाए तो गेहूं की उपज में रोहतास जिला सबसे आगे है। यहाँ 136,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं बोया गया और उपज 4 लाख मीट्रिक टन। ध्यान रहे, यहाँ नहर की भी सुविधा प्राप्त है। सुकुनावर है। बिहार की मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं का नाम बताएं एवं सोन अथवा कोसी परियोजना पर प्रकाश डालें। तो बिहार की मुख्य नदी घाटी परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। अब देखिए, सोन नदी घाटी परियोजना, 3 नदी घाटी परियोजना कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। अब हम लोग देखेंगे सोन नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार के सर्वाधिक पुरानी परियोजनाओं में से एक है। यह बिहार की पहली परियोजना है। फिरंगियों यानी कि अंग्रेज़ों की सरकार ने 1874 में सिंचाई की सुविधा के विकास के लिए इसकी शुरुआत की थी। सोन नदी से टिहरी के पास 2 नहरें निकाली गई है, एक पूरब की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। दोनों नहरों की कुल लंबाई 130 किलोमीटर थी। इन नहरों की कई शाखाएं और उपशाखाएं निकाली गई है, जिनसे गया, पटना, औरंगाबाद तथा रोहतास, भोजपुर, बक्सर आदि जिलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। नहरों के बन जाने से इन क्षेत्रों में धान की इतनी उपज बढ़ गई कि इन क्षेत्रों को चावल का कटोरा कहा जाने लगा। इन नहरों से कुल 4.5 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होती है। सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना है। फलतः इससे विद्युत उत्पादन के लिए शक्ति गृह की स्थापना की गई है। पश्चिम नहर पर 6.6 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है और पूर्वी नहर पर विद्युत उत्पादन का भी लाभ लिया गया है। इस नहर पर बारून के पास शक्ति गृह बनाया गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 3.3 मेगावाट है। स्वतंत्र भारत में इस परियोजना का नवीकरण की योजना है। सोन नदी पर इंद्रपुरी के पास एक बांध बनवाने का विचार है, जिससे लगभग 450 मेगावाट पनबिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अब हम लोग देखेंगे कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना की बात फिरंगियों ने निर्माण किया था, यानी कि अंग्रेज़ों ने किया था।
नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कोसी नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण का जो सोच है ना, से अंग्रेज़ों ने सोचा था, किंतु इसे ये कार्यरूप नहीं दे सके। और कोसी नदी में इतना भयंकर बाढ़ आया करती थी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाने लगा। उस पर बांध बनाकर जल को रोकना जरूरी था, ताकि बाढ़ से तबाही से बचते हुए बिजली बनाया जा सके। बांध बनाने योग्य स्थान नेपाल के हनुमान नगर में था, अतः मामला विदेशी होने के कारण इसमें भारत सरकार का सहयोग की भी आवश्यकता थी और हनुमान नगर में एक बड़ा बांध बनाया गया। उद्देश्य बहुउद्देशीय रखा गया ताकि बाढ़ से फसलों को बचाया जा सके, यहाँ बिजली का भी उत्पादन हो, मछली पालन भी हो, नौकायान और पर्यावरण संतुलन का ख्याल रखा जाए। और यह एक महत्वपूर्ण योजना है। योजना बड़ी थी, अतः अनेक चरणों में पूरी हुई। पहले चरण में यह काम किया गया जिससे कि कोसी अपनी धारा को प्रतिवर्ष बदलना समाप्त कर दे। हनुमान नगर में बैराज का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण के लिए दोनों ओर बांध का निर्माण और पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी नहर पर उसकी शाखाओं का निर्माण कर पूरा किया गया। नदी के दोनों तटों पर बने बांध की लंबाई 240 किलोमीटर है। तटबंधों की लंबाई है। अब बिहार में वन्य जीवों के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा करें तो बिहार में वन्य जीव संरक्षण परंपरा बहुत पुरानी है। यहाँ कई ऐसे पर्व और त्यौहार आते हैं जो पेड़ के नीचे ही संपन्न किए जाते हैं। अक्षय नवमी पर्व आंवला के वृक्ष के नीचे पूर्ण किया जाता है। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी आदि को भी पूजा जाता है। बिहार में चींटी से लेकर सांप तक को भोजन देने का रिवाज है या परंपरा है। यहाँ पर ऐसे अनेक लोग हैं जो डिब्बा में सत्तू चीनी रखते रहे हैं, जो कि चीनियों का वात स्थान को देखते हैं, यानी कि वह चीनी और सत्तू को चूटी आकर के भोजन अपना ग्रहण करें। यहाँ थोड़ा गिरा देते हैं। नाग पंचमी के दिन और रात को सांप को दूध और धान का लावा दिया जाता है। भले वो खाए या ना खाए, लेकिन यहाँ पर लोग पशुओं को और जानवरों को अपना प्यार देते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तब आगे का चैप्टर कल। और आप अपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और आगे लोगों तक पहुंचाइए। और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।